आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। फिर से आज के इस वीडियो में मैं 40 प्लस जो है क्वेश्चन देखूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार में जो नर्सिंग के बाहर। तो मेरे चैनल देखने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत सारे चीज़ नए नए सीखेंगे जो आप अभी तक नहीं सीखे हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे, बात पर विश्वास है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संक्रमण, ठीक है। कहता है इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी के बीच का समय क्या कहलाता है। कहता है संक्रमण, ठीक है, और यहाँ पे और होगा, ठीक है, संक्रमण और संक्रामकता यानी इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी के बीच समय क्या कहलाता है। यानी इन्फेक्शन और इन्फेक्टिविटी के बीच का अंतर क्या कहलाता है। उद्भवन अवधि, सीरियल अंतराल, उत्पादन समय, संचारी काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल, जनरल टाइम, कम्युनिकेबल पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए संक्रमण और संक्रामकता दोनों के बीच का जो समय अंतर होता है उसको हम लोग उत्पादन समय, जनरेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, बहुत शानदार प्रश्न सब लाए हैं। एक प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मामले की शुरुआत के बीच के समय में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं। आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होइएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेज होता है, ठीक है। जहाँ पे इन दोनों के बीच जो गैप होता है प्राइमरी और द्वितीयक में, तो उन दोनों के बीच में जो अंतराल होता है उन समय अंतराल को क्या कहते हैं, ठीक है। सीरियल इंटरवल कहते हैं, या उत्पादन समय कहते हैं, उद्भावन अवधि कहते हैं, द्वितीयक आक्रमण दर कहते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे क्या पता चल गया, आप यहाँ पे देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको पता चल गया है कि ऊपर में आप लोग तो ये देख चुके हैं, जनरेशन, उत्पादन समय, ये तो जान गए। अब आ गया इंक्यूबेशन पीरियड और सेकेंडरी अटैक रेट और सीरियल इंटरवल। तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी मामले की शुरुआत के बीच में जो समय होता है उसको हम लोग सीरियल इंटरवल कहते हैं। ये सब इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा है, कहता है क्वारंटाइन अवधि यानी संगरोधन अवधि, क्वारंटाइन पीरियड क्या होता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कोविड के समय बहुत ज़्यादा ये क्वारंटाइन पीरियड चल रहा था। तो क्वारंटाइन पीरियड, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी एंड मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड। तो आपको पता होगा कि जो क्वारंटाइन पीरियड होता है, आपको पता होगा कि जब लक्षण शुरू होने के बाद धीरे धीरे जब लक्षण आसान हो जाता है तब जाके क्वारंटाइन से निकाला जाता है। तो उस दौरान मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, ए वाला जो है आपके बी नंबर, ये अधिकतम उद्भावन अवधि क्वारंटाइन के लिए सही है, ठीक है। चौथा है, टाइफाइड बुखार का मुख्य एजेंट कौन सा होता है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला पेराटाइफी, साल्मोनेला पेराटाइफी, ठीक है, साल्मोनीला पेराटाइफी, ठीक है। उसके बाद है सिंघेला। तो आपको पता होना चाहिए टाइफाइड जो होता है वह मुख्य एजेंट साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 5वां नंबर है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस निम्नलिखित करते हैं सिवाय किसके। मतलब कहता है कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो है वह सब करता है लेकिन एक नहीं करता है, सिवाय किसके, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, कोलेरा, डिप्थीरिया। तो जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो होता है वह टाइफाइड के अलावा इनमें से सभी चीज़ें कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा निसंक्रामक रक्त के गिरने यानी डिसइंफेक्ट ब्लड स्पिल के लिए उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि इनमें से ब्लड को विष संक्रमण करने के लिए, ब्लड के कोई बूंद कहीं पर गिर गया तो उसको विष संक्रमण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, ग्लूटेरा डिहाइड, ठीक है, ग्लूटेरल डिहाइड, फिनॉल, इथेनॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो जो डिसइंफेक्ट ब्लड स्पिल के लिए जो उपयोग किया जाता है, मान गया किसी का ब्लड संक्रमण है और किसी फर्श पर गिर गया, तो उसके लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। ठंडी श्रृंखला, कोल्ड चेन, आप लोग शीत श्रृंखला पढ़े होंगे, इसके सिस्टम का प्रोसेस क्या है, मतलब इसका प्रक्रिया क्या है कोल्ड चेन का। तो जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता है कि कोल्ड चेन क्या होता है, ठीक है। तो एमपी और एमएफ के लिए संचय रक्त के सैंपल, ठीक है, ये गलत, रक्त का सैंपल का बात ही नहीं है। रिप्रेजेंटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, गलत। थूक का सैंपल इकट्ठा करना, गलत। वैक्सीन संरक्षण, तो आपको पता है कि हम लोग कोल्ड चेन के द्वारा वैक्सीन का प्रिजर्वेशन करते हैं, संरक्षण करके रखते हैं, ठीक है। 8वां है, ILR की बनावट होती है। ILR की बनावट कैसी होती है, क्यों, किस लिए होता है। जो ILR की जो बनावट होती है स्टोरेजिंग वैक्सीन संरक्षण के लिए, स्टोरिंग वैक्सीन, ठीक है, संवर्धन संस्कृति मीडियास, रबर दस्तानों का भी संक्रमण, तेज उपकरणों का कीटाणुनाशन। तो आपको पता है
ILR का जो बनावट होता है वह वैक्सीन को स्टोरिंग के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसर्व की तृतीय अवस्था थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। ये सब अगर चाहते हैं थियोरिकल क्वेश्चन सीखे तो मेरे चैनल पर आइए, और नहीं चाहते हैं कि पढ़े पढ़ाई को रटाते रहें और फिर एग्जाम में जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, कोई फ़ायदा ना हो, तो बहुतों चैनल है जहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रसर्व के तृतीय, मैं अच्छे तरीक़ा से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे MCQ करा रहा हूँ। अगर मान गए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान गए आपको ILR के बारे में नहीं समझ में आया, तो अगर ILR के बारे में डिटेल्स से जानना है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए। सबसे बेहतरीन नॉलेज लेने का तरीका है कि जो चीज़ आपको समझ में ना आए गूगल पर एक बार सर्च करके उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और वही बेस्ट तरीका होता है नॉलेज बूस्ट करने का, ठीक है। आगे है ये MCQ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। बेहतर नॉलेज लेना है तो मेरे नर्सिंग ज्ञान पर चलता है एकदम थ्योरी का क्लास, जहाँ पे मैं GNM सभी ईयर्स का पढ़ाई करवाता हूँ, वहाँ पे आके थ्योरी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। प्रसर्व के तृतीय अवस्था थर्ड स्टेज से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रसर्व दर्द शुरू होना और सर्विक्स का पूर्ण विस्तारण, ठीक है। सर्विक्स का पूर्ण विस्तारण और प्लेसेंटा का बाहर निकलना, प्लेसेंटा के निष्कासन के लिए भ्रूण का बाहर निकलना, प्लेसेंटा के निकलने के बाद 1 घंटे तक अवलोकन करना। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेज इसका मतलब होता है, और ये गलत हो जाएगा, सर्विक्स का पूर्ण विस्थापन और प्लेसेंटा का बाहर निकलना, ठीक है। A B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये B आपका सही है, ठीक है, ये गलत है। आगे है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रसर्व की चौथी अवस्था फोर्थ स्टेज से आप क्या समझते हैं। तो फोर्थ स्टेज का मतलब होता है प्लेसेंटा के बाहर निकलने के 1 घंटे बाद, ठीक है। फोर्थ स्टेज का समय होता है प्लेसेंटा जब निकल जाता है, तो प्लेसेंटा निकलने के 1 घंटे के बाद का जो समय होता है वह आपके फोर्थ स्टेज में होता है, ठीक है। 11 नंबर है बिशप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम। बिशप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम के कंपोनेंट है, ठीक है, बाइशॉप, ठीक है। बाइशॉप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम के कंपोनेंट कौन सा है, डिलेशन है, ठीक है, इफेसमेंट है, कंसिस्टेंसी है, उपरोक्त में से सभी है। तो बाइशॉप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम इनमें से उपरोक्त सभी जो है कंपोनेंट है, डिलेशन भी है, इफेसमेंट भी है, कंसिस्टेंसी भी है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ओके। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि इंटरनल, देख लीजिए, इंटरनल रोटेशन, ठीक है। इंटरनल रोटेशन में जब सिर घूमता है तो हलचल होती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, इंटरनल जब गर्भ में बच्चा घूमता है और उसमें जब रोटेशन होता है तो उस हलचल को क्या कहते हैं, सिर घूमता है तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं, रेस्टिट्यूशन कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अंदर रोटेशन होता है, सिर घूमता है, तो उस हलचल को हम लोग रेस्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है कंपाउंड प्रस्तुति। कंपाउंड प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहने का मतलब होता है कि एक हाथ या एक पैर या सिर के बगल में दोनों सिफेलिक प्रस्तुति कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। कंपाउंड प्रेजेंटेशन जो होता है, कंपाउंड का मतलब ही होता है यौगिक, और यौगिक का मतलब होता है कि एक से अधिक, ठीक है। कंपाउंड मतलब इसके बच्चा सब, ठीक है। तो कंपाउंड में एक हाथ या एक पैर, सिर के बगल में दोनों सिफेलिक प्रस्तुति कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जो कंपाउंड प्रेजेंटेशन होता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिलता भरा होता है। इसमें एक हाथ निकल जाएगा, एक पैर निकल जाएगा, फिर इसमें दिक्कत होता है, ठीक है। और यही कंडीशन काफ़ी जटिल भरा होता है। 14 नंबर है गर्भाशय के फटने, रेप्चर यूट्रस का समान कारण क्या है। गर्भाशय के फटने का समान कारण क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन का गलत उपयोग, गर्भाशय का उत्तेजित होना, टीनेज प्रेगनेंसी, प्रेसिपिटेड प्रसर्व। तो आपको पता होना चाहिए गर्भाशय के फटना का समान कारण हो सकता है ऑक्सीटॉक्सिन का गलत उपयोग, ठीक है। अब ऑक्सीटॉक्सिन का गलत उपयोग आपको पता है, ऑक्सीटॉक्सिन बहुत सारे काम करता है, ब्लीडिंग को भी रोकता है प्रसर्व के बाद, ठीक है। अगर प्रसर्व अभी नहीं हुआ है तो यह प्रसर्व को उत्तेजित भी करता है, शुरू भी करता है, यह यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी लाता है, संकुचन भी लाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान गए ऑक्सीटॉक्सिन का ज़्यादा उपयोग करने से यूट्रस में बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन आएगा और यूट्रस फट सकता है, तो समान कारण ये भी होता है, ठीक है। 15 है ब्रीच प्रस्तुति क्या होता है, ठीक है। ब्रीच प्रस्तुति क्या होता है इसको समझाना है, ठीक।
देखिए ब्रीच प्रस्तुति में होता है, सब थ्योरी है, एक हाथ या पैर सिर के बगल दोनों सिफेलिक प्रस्तुत होगा जब प्रस्तुति भाग में दोनों कुल्हा और जन्नांग होगा। सिफेलिक प्रस्तुति में जब चेहरे प्रस्तुति भाग होगा। सिफेलिक प्रस्तुति में प्रस्तुति भाग ब्रो होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ब्रीच प्रस्तुति कहने का मतलब है कि यह एक गलत प्रस्तुति होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रस्तुति में सबसे पहले सिर आता है, ठीक है, बच्चा का फेस आता है या सिर आता है। लेकिन ब्रीच प्रस्तुति में होता यह है कि सबसे पहले पैर आएगा या कुल्हा आएगा, नीचे वाला भाग आएगा सबसे पहले, तो यह ब्रीच प्रस्तुति में होता है, ठीक है। आगे है 16 नंबर फेस प्रेजेंटेशन है। फेस प्रेजेंटेशन कौन सा है? सिफेलिक प्रस्तुति कॉम्प्लिकेटेड हो जबकि हाथ पैर या सिर भाग हो, ठीक है। जब प्रस्तुति भाग में दोनों कुल्हे या जन्नांग हो। सिफेलिक प्रस्तुति में प्रस्तुति भाग चेहरा हो, ठीक है। सिफेलिक प्रस्तुति में प्रस्तुति भाग ब्रो हो। तो आपको पता होना चाहिए इस फेस प्रेजेंटेशन एक जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है और इसमें प्रस्तुति भाग सबसे पहले चेहरा आता है, ठीक है, बच्चा जन्म लेता है। तो 17 है ब्लैक बोर्ड के ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होते हैं? मतलब ब्लैक बोर्ड के जो ब्लाइंड, अब ये नर्सिंग रिसर्च है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ब्लैक बोर्ड के ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होते हैं? बोर्ड के निचले तिहाई भाग में, बोर्ड के कोनों में यानी कॉर्नर में, निचले 1/4 भाग में, ऊपरी बाईं तरफ में। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लाइंड स्पॉट ब्लैक बोर्ड में जो होता है वह कॉर्नर पर होता है, ठीक है। आगे है 18 निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भाग नहीं। इसमें कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भाग नहीं है? ठीक है, रेडियो, ब्रोचर, ठीक है, उसके बाद है फिल्म, टेलीविज़न। तो ब्रोचर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भाग नहीं है, बाकी सब है। 19 नंबर है सबसे पुरानी और सस्ती ऑडियो विजुअल एड्स जो शिक्षण में सर्वाधिक स्वीकार होता है। ठीक है, सबसे पुरानी पूछ रहा है जो ऑडियो विजुअल में उपयोग किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। चार्ट, चौक बोर्ड, ठीक है, फ्लिपकार्ट और पीपीटी। तो आपको पता है चार्ट प्रेजेंटेशन न्यू तरीका है, फ्लिपकार्ट न्यू है, पीपीटी न्यू है, और चौक बोर्ड जो होता है देखते होइएगा पहले खली डस्टर से लिख कर समझाया जाता था, तो वही चीज़ें हैं। मॉक अप उदाहरण है, मॉक अप उदाहरण है 3 डायमेंशनल एड्स का, ऑडियो विजुअल एड, प्रोजेक्ट एड, फील्ड ट्रिप एंड नॉन एप द अबव। तो मॉक अप जो होता है एक 3 विमीय सामग्री है, 3 डायमेंशनल एड है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर है आपका फ्लैक्स बोर्ड, फ्लैश कार्ड का आदर्श आकार होना चाहिए, यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो फ्लैश कार्ड का आदर्श जो आकार होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 10 इंच इंटू 12, 10 इंटू 12 और 22 इंटू 28 के आकार में, 12 इंटू 12 20 इंटू 20, 8 इंटू 12 18 इंटू 24, 11 इंटू 16 और 21 इंटू 26। तो जो राइट आंसर है फ्लैश कार्ड का आदर्श जो आकार होना चाहिए वह 10 12 और 22 28, ये याद रखिएगा। ठीक है, 10 12 और 22 28। ओके, एक बोर्ड जो दोनों सूचना और शिक्षा के उद्देश्य में उपयोगी है। ठीक है, कहता है एक बोर्ड जो दोनों सूचना और जो दोनों यानी सूचना और शिक्षा दोनों के उद्देश्य में उपयोगी है। सफ़ेद बोर्ड, काला बोर्ड, फ्लैनेन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड जो होता है वह सूचना में भी और शिक्षा में भी दोनों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, 23 नंबर है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अस्थि मज्जा बोन मैरो में सीधा प्रत्यक्ष दवा पहुंचाती है? तो कौन सा मार्ग है जो सीधा बोन मैरो में डायरेक्ट बोन मैरो में दवा पहुंचाती है? इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा मेडुलरी और इंट्रा पेरिटोनियल और इंट्राथेटिकल। तो आपको पता होना चाहिए बोन मैरो में सीधा अगर दवा पहुँचाना हो डायरेक्ट तो इंट्रा मेडुलरी इज द राइट आंसर। ओके, 24 है स्किन पे घर्षण फ्रिक्शन के साथ दवा लगाना क्या कहलाता है? यानी त्वचा पर रगड़ के हम दवा जैसे मलहम वगैरह को हम लोग रगड़ के उसको लगाते हैं ना, तो यह कौन सी जो है कहलाता है? ये कौन सी विधि से देते हैं? इनहेलेशन से, इनफिल्ट्रेशन से, इन्फ्यूजन से, इनक्शन से। तो इनक्शन से हम लोग जो है घर्षण वाला दवा लगाते हैं मलहम वगैरह। इनहेल होता है जो श्वसन मार्ग से देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 25 नंबर है शरीर की कैविटी यानी छिद्र या शरीर के छिद्र में तरल रूप यानी लिक्विड फॉर्म में दवा का प्रयोग क्या कहलाता है? यानी शरीर में जहाँ जहाँ छिद्र है उस छिद्र के माध्यम से अगर हम तरल देते हैं, दवा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कौन सी विधि? इनहेल, इनफिल्ट्रेशन, इंसर्शन और इंस्टिलेशन। तो जो बूंद बूंद करके हम लोग, जैसे हो गया आपका नाक हो गया, कान हो गया, ये सब छिद्र है, तो इन सब में हम जो तरल के रूप में दवा देते हैं वह इंस्टिलेशन होता है यानी बूंद बूंद करके। 26 है
दवा के उत्सर्जन एक्सक्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा है? तो दवा के उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा है? थ्रू किडनी, सलाइवा, स्वीट, एक्सहेलेड और फिसेज। तो आपको पता होगा कि किडनी पर दवाइयों का प्रभाव ज़्यादा, इसीलिए लोग कहता है कि कोई दवाई को लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दवा जो आपका दवा का जो अधिक मात्रा होता है उसका उत्सर्जन जो है किडनी के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वह एक वेस्ट मटेरियल होता है। अगर मान के कोई दवा आप बहुत ज़्यादा रेगुलर आप ले रहे हैं तो उसका वेस्ट को जो है किडनी निकालेगा, और बार बार अगर डेली निकालने का काम अगर मिल जाएगा किडनी को तो किडनी प्रभावित होगा उससे। ठीक है। 27 है, निम्नलिखित में से लार में क्या उत्सर्जित होता है? मतलब लार में क्या एक्सट्रैक्ट होता है? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, लिथियम क्लोरम और क्लोरम फेनिकल। तो एक्सट्रैक्ट इन सलाइवा यानी लार में क्या उत्सर्जित होता है? तो लिथियम क्लोरम, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे दवा की भारी खुराक लीडिंग डोज ऑफ ड्रग दी जाती है किस समय? कम समय में उच्च सांद्रता प्रदान करने के लिए, तीव्र क्रिया के लिए, कम जटिलता के लिए, सभी। तो आपको पता होना चाहिए लीडिंग डोज ऑफ ड्रग, दवा की भारी खुराक क्यों दी जाती है? ताकि कम समय में जो है ज़्यादा मात्रा में दवाई दे सके, ज़्यादा सांद्रता में दवाई दे सके। ठीक है। तो इसलिए जो है ये लीडिंग दिया जाता है। 29 है, दवा का अधिकतम प्रभाव मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग को परिभाषित किया जाता है। तो दवा का अधिकतम प्रभाव जो होता है वह है दवा का अधिकतम प्रभाव मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग को कैसे प्रभावित करेंगे? तो इफिकेसी। ठीक है। इफिकेसी के माध्यम से अगर कोई डॉक्टर जो है लिखा है इफिकेसी, समझ जाइएगा कि वह दवाई के प्रभाव के बारे में बता रहा है कि यह दवाई का ज़्यादा प्रभाव है। 30 नंबर है, रक्त का भाग पार्ट ऑफ ब्लड बिना कोशिकाओं और प्रोटीन के क्या कहलाता है? तो बिना प्रोटीन और कोशिका के सिर्फ तरल के रूप में जो रहता है उस रक्त के भाग को प्लाज्मा, रक्त, कोई नहीं, सीरम। तो सीरम जो होता है वह देखिएगा आप लोग, तो ये राइट आंसर होगा। 31 है, निम्नलिखित में से आरबीसी के विकास के लिए आवश्यक है विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन ए। तो आपको पता है विटामिन ए होगा नहीं, डी होगा नहीं, ई होगा नहीं। फॉलिक एसिड आपके आरबीसी के निर्माण में और आयरन जो है फॉलिक एसिड के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रक्त, यहाँ पे रक्त होगा। कोगुलेशन के लिए ज़रूरत है विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम। तो कोगुलेशन के लिए इनमें से सभी की ज़रूरत होती है। ठीक है। 33 नंबर है, रक्त संचरण और स्कंदन यानी ब्लड सर्कुलेशन और स्कंदन के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। किस विटामिन के लिए? ए, डी, ई, के। तो विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का बनाने में, चाहे लेग के तरफ संचरण करने में भी भूमिका निभाती है। 34 है, विटामिन बी की कमी का पता लगाने के लिए टेस्ट का उपयोग जो है हम लोग करते हैं। ठीक है। कौन सा टेस्ट का उपयोग करते हैं? विटामिन बी की कमी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट का उपयोग करते हैं? ठीक है। तो सीलिंग टेस्ट, विडाल टेस्ट और टोलेंस टेस्ट, बेडिक्टस टेस्ट। तो सीलिंग टेस्ट जो होता है वह विटामिन बी की कमी का पता लगाता है। ओके, तो ये चीज़ें समझ गए। 35 है, कहता है कुल सीरम प्रोटीन रेंज कितना होता है? मतलब बॉडी में प्रोटीन का रेंज कितना होता है सीरम में? ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन जो है नहीं समझ पाए हैं तो समझ लीजिए। ठीक है। एक बार और समझाते हैं। आपके बॉडी में टोटल सीरम जो प्रोटीन लेवल होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए नॉर्मल? देखिए प्रोटीन बढ़ने से भी आपके बॉडी में दिक्कत करता है, इसलिए प्रोटीन का नॉर्मल रेंज 40 से यहाँ पे 4 होगा। ठीक है। 4 से 6.2, 5.5 से 6.5 mg प्रति DL और 6 से 8.2 mg प्रति DL, 7 से 1 mg प्रति DL। तो आपको पता होना चाहिए सीरम का नॉर्मल जो प्रोटीन टोटल प्रोटीन रेंज होनी चाहिए वह होनी चाहिए 6 से 8। ठीक है। 6 से 8.2 या 6 से 8। 36 है, रूमेटिक हृदय बीमारी रूमेटिक हार्ट डिजीज में महत्वपूर्ण लक्षण है वाल्वुलर डिजीज, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियोमायोपैथी। तो महत्वपूर्ण लक्षण है, लक्षण ये भी होगा। ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण लक्षण वाल्वुलर डिजीज होता है। ठीक है। वाल्वुलर डिजीज होता है। ठीक है। यानी रूमेटिक हार्ट डिजीज में आपका वाल्वुलर से रिलेटेड डिजीज होगा। मायोकार्डियम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको पता है कि हार्ट में 3 लेयर है, पेरिकार्डियम ऊपर, मायोकार्डियम बिचला और इंडोकार्डियम जो है निचला। तो ये मायोकार्डियम जो परत है इसमें एंजाइम पाया जाता है इस पेशी में, इस मसल्स में। ठीक है। हार्ट के तो उसमें ट्रोपोनिन टी, ठीक है, ट्रोपोनिन और मायोग्लोबिन और लैक्टिक डिहाइड्रोजेनेस। तो जो ट्रोपोमिन होता है यह पाया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। 38 है, पाया वो सब जाता है लेकिन ट्रोपोनिन का बात ज़्यादा होता है। मरीज मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हृदय वाल्व में INR वाल्व क्या है? ठीक है। कहता है मरीज मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हृदय वाल्व में INR वाल्व क्या है?
ठीक है। INR बल्ब क्या है, ठीक है, क्या है बताइए। 1.5 से 2.5, 2 से 3, 3 से 4, 2.5 से 3.5। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कहाँ से समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा तो समझ में तो आएगा ही नहीं। इसीलिए मैं कहा हूँ नया नया प्रश्न पढ़ना है तो यहाँ पे आइए। स्ट्रेस टेस्ट के लिए दवा का उपयोग करते हैं। देखिए स्ट्रेस टेस्ट करना हो तो हम कौन सा दवा का उपयोग करते हैं, एट्रोपिन, एड्रेनालाइन, डोबाटुमाइन, ठीक है, डोबूटामाइन और थालियम, ठीक है, थैलियम। तो स्ट्रेस टेस्ट के लिए हम लोग जो है डोबूटामाइन का उपयोग करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हॉल्टर निगरानी, हॉल्टर मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। हॉल्टर निगरानी कहने का मतलब होता है कि आपके बॉडी में एक मशीन लगा दिया जाता है और उसमें हमेशा आपका जो है हार्ट रेट जो होता है ना, उसमें हमेशा जो है निगरानी होते रहता है। 1 से 2 दिन तक आपके बॉडी में फिट कर दिया जाता है और उसमें जो है उस मशीन में मॉनिटर होते रहता है, उसी को हॉल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं। और ये हॉल्टर मॉनिटरिंग एम्बुलेटरी ECG होता है, ठीक है। क्या होता है, एम्बुलेटरी ECG होता है, एक प्रकार से यह चलता फिरता ECG होता है, ठीक है, जो साथ लेकर चल सकते हैं। 41 है, हृदय रक्त पुल इमेज, कार्डियक ब्लड पुल इमेज का अन्य नाम क्या है। तो हृदय रक्त पुल इमेज, कार्डियक ब्लड पुल इमेज का अन्य नाम मोगा स्कैन है, ठीक है, मोगा स्कैन है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज मैंने 41 क्वेश्चन किया। आप लोग को इस 41 में से मैं गारंटी देता हूँ कि 30 क्वेश्चन आप लोग को इसमें से जो है दिक्कत दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी 30 क्वेश्चन को तो आपको समझना है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अब जैसे आप जहाँ से भी समझिए, लेकिन समझिए, यही आपको आगे काम भी देगा। जितना समझिएगा, जितना सर्च करके नॉलेज लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।